कल बहुत सारी त्रुटियां आ रही थी, आवाज़ भी फ्रेश नहीं आ पा रहा था और पिक्चर भी शायद उल्टा दिख रहा था। आज मैंने कोशिश करी है कि उन परेशानियों से मुक्ति पाया जा सके। फिर भी यदि आप लोग को कहीं भी कोई त्रुटि नज़र आए तो आप निश्चित रूपेण कमेंट करें ताकि उसे मैं स्वसमय सुधार सकूं। मित्रों, कल जो हम लोगों ने शुरू किया था बी, सी और डी, आज पुनः उसको आगे करते हुए एफ, जी और एच तक जाएंगे। उसके बाद आप लोगों की जो ज़रूरत है कि सर अंग्रेजी कैसे बोलें, तो मैं आज आप लोगों को वो तरीका बताऊंगा जो आप आज से ही अंग्रेजी बोलने में अपने आप में कॉन्फिडेंस महसूस करने लगेंगे। तो बिना वक्त जाया किए चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों ने बी सीखा, सी सीखा, डी सीखा। आज अगले कॉन्सोनेंट के रूप में एफ को देखते हैं। ये देखिए एफ जो है इसका एक ही ध्वनि फो होता है। आप एफ को कहीं भी रखेंगे तो एफ का साउंड फो होगा, लेकिन जरा गौर कीजिए कि उच्चारण में यदि थोड़ा सा भी आपने गड़बड़ी कर दी तो मुश्किल हो जाएगा। जैसे एफ ए एन है, एफ ए एन, इसका उच्चारण फैन होता है, फैन, नॉट की फैन। इसका उच्चारण फैन होता है और फैन का दो मतलब होता है, एक होता है प्रशंसक और दूसरा होता है पंखा। तो आपके घरों में जो पंखा चलता है वह फैन नहीं फैन है। आपके घरों में जो पंखा चलता है उसे हम फैन कहते हैं। उसी तरह से यदि आप किसी सेलिब्रिटी के प्रशंसक हैं तो आप कहते हैं कि मैं शाहरुख खान का फैन हूं, मैं फलां का फैन हूं। क्योंकि उच्चारण में यदि थोड़ा सा भी अंतर कर दें, आप देखिए एफ ई आई जी एन, इसका उच्चारण होता है फैन और इसका मतलब होता है बहाना करना। फैन मतलब बहाना करना, एफ ई आई जी एन, फैन मतलब बहाना करना। आप यदि कह देते हैं कि मेरे घर का फैन चल रहा है तो आप समझ लीजिए कि आप क्या अर्थ, क्या आशय स्पष्ट करना चाहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एफ ई एन, इसका भी उच्चारण फैन होता है। इसका उच्चारण फैन होता है, इसका मतलब होता है गीली जमीन। फैन का मतलब गीली जमीन। चौथा वर्ड है एफ ए आई एन, इसका भी उच्चारण फैन होता है और इस फैन का मतलब होता है खुशी से, इलेटेड। तो आपने देखा कि यदि आप उच्चारण में थोड़ा सा अंतर कर दें, फैन को फैन पढ़ दें तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसीलिए घर में लगे पंखे को फैन बोला जाता है, प्रशंसक को भी फैन बोला जाता है और फैन का अर्थ गीली जमीन या बहाना करना या फिर खुशी से होता है। और एक बात यह भी बताना जरूरी है कि एफ का कोई साइलेंट एटीट्यूड नहीं होता है, नो साइलेंट एटीट्यूड। एफ कभी साइलेंट नहीं होता है। एफ जब भी आप लिखेंगे तो एफ की ध्वनि अवश्य होगी। एफ साइलेंट नहीं होता है। मैं फिर से एक बार रिमाइंड कर दूं कि एफ का साउंड हमेशा फो होता है, लेकिन यदि एफ ए एन है तो उसका उच्चारण फैन होता है, फैन नहीं होता है। और एफ कभी साइलेंट नहीं होता है। यदि आप लोगों को आवाज में कोई त्रुटि आ रही हो या बोर्ड पर सही से नहीं दिख रहा हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य सूचित करें। अब आते हैं हम लोग जी पे। जी का दो साउंड होता है, एक जॉ और दूसरा गौ। जी लेटर के दो साउंड होते हैं, एक जॉ और दूसरा गौ। आप गौर करेंगे कि यदि जी के बाद ई, आई या वाई रहे तो ये जी बराबर जनरली सामान्यतः जॉ हो जाता है। यदि जी के बाद ई, आई या वाई रहे तो जी बराबर सामान्यतः जॉ हो जाता है। मैंने सामान्यतः इसलिए कहा क्योंकि इसका अपवाद है।
अब आप गौर करें, जैसे GEM है, इसको हम लोग जेम पढ़ते हैं। जेम मणिध को कहा जाता है जो सांप के माथे पर पाया जाता है। GIST है, इसको हम लोग जिस्ट पढ़ते हैं, और जिस्ट का मतलब सारांश, निचोड़। और GYM है, इसको हम लोग जिम पढ़ते हैं। जिम मतलब व्यायामशाला होता है। हम लोग व्यायामशाला बोलेंगे तो शायद बहुत सारे लोग नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जिम कहते हैं तो जहां कसरत किया जाता है, ये समझ में आ जाती है। ये बात तो कॉमनली था कि जी के बाद यदि ई, आई या वाई रहे तो जी बराबर जौ होता है। लेकिन जी मैं बड़ा लिखने का प्रयास करता हूँ। जी के बाद यदि ई, आई या वाई रहे तो जी बराबर साधारणतः जौ होता है। जैसे GEM को हम जेम पढ़ते हैं, GIST को हम जिस्ट पढ़ते हैं, और GYM को हम जिम पढ़ते हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि यदि GE के बाद, अब बड़ा दिख रहा होगा, GE के बाद यदि R या T रहे, GE के बाद यदि R या T रहे तो ये G बराबर जौ नहीं होकर गौ हो जाता है। ये G बराबर जौ नहीं होकर गौ हो जाता है। जैसे आप FINGER लिखते हैं, इसको आप फिंगर पढ़ते हैं। फिंगर मतलब अंगुली होता है। उसी तरह से आप यदि कहते हैं GET, इसका उच्चारण गेट होता है, जेट नहीं। गेट मतलब पाना होता है। तो आपने देखा कि GE के बाद यदि R या T हो जाए तो GE का साउंड जौ नहीं होकर गौ हो जाता है। अब इसका भी एक अपवाद है जिसे आप लोग अवश्य नोट कर लें। वो अपवाद है, एक्सेप्शन में आप लिख सकते हैं कि GE, जैसे देखिए GINGER, यहां देखिए G के बाद I है तो जौ हो रहा है, GE के बाद R है फिर भी इसका उच्चारण जौ ही हो रहा है। इसको हम लोग जिंजौ पढ़ते हैं। जिंजौ मतलब अदरक होता है। तो आपने देखा कि G का साउंड EIY से जौ होता है, और यदि EIY ना रहे तो G का उच्चारण गौ हो जाता है। यदि ई, आई या वाई ना रहे तो जी का उच्चारण गौ हो जाता है। आज आप लोग महसूस करेंगे कि आप लोगों ने भगवान से कई बार प्रार्थनाएं की होंगी और वो प्रार्थनाएं पूरी नहीं हुई, क्योंकि आपने जो उच्चारण किया वो सही नहीं था। गौर कीजिए आप, GOD और GOAD, दो वर्ड मैंने लिखा है, GOD GOAD। GOD का उच्चारण होता है गॉड, और इसका मतलब होता है भगवान। इसलिए शुद्ध होगा ओ गॉड, न कि ओ गॉड। क्योंकि देखिए गॉड यदि आप बोलते हैं तो इस गॉड का मतलब होता है अंकुश, अंकुश या अरय। तो घर में जो बैल को मारने के लिए, चलाने के लिए यूज किया जाता है अरय, ये अर्थ वही देता है। अतः यदि आप भगवान समझ के बोल रहे हैं तो गॉड नहीं गॉड बोलिए, ओ गॉड। आप लोग ध्यान से यदि सुनेंगे तो पाएंगे कि अंग्रेजी जानने वाले गॉड नहीं गॉड बोलते हैं। ओ माय गॉड, गॉड मतलब भगवान होता है। चलिए अब ये जानने की हम लोग कोशिश करते हैं कि जी साइलेंट कहां होता है। कल बहुत सारी शिकायतें ये भी आ रही थी कि सर आप बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं, हम लिख नहीं पाते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि ऐसा बोलूं ताकि आप लोग नोट कर सकें। तो अब मैं बताने जा रहा हूं कि जी साइलेंट कहाँ होता है। बहुत ही अच्छा है, आप थोड़ा सा इस पर ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि बहुत आसान चीज है। पहले मैं मैथमेटिकली बता दूं आप लोगों को। यदि GN शब्द के शुरू में रहे,
ये फिगर से आप देख रहे हैं GN मतलब GN शब्द के शुरू में है तो G साइलेंट हो जाएगा। यदि GN शब्द के बीच में रहे, यदि GN शब्द के बीच में रहे तो G बराबर आधा गौ होगा, लेकिन यदि GN शब्द के अंत में रहे फिर G साइलेंट हो जाएगा। इसे आप ऐसे लिख लें, अपने कॉपी कलम लें और लिखना शुरू करें कि यदि GN शब्द के आरंभ या अंत में रहे तो G साइलेंट हो जाता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यदि GN शब्द के शुरू या शब्द के अंत में रहे तो G साइलेंट हो जाता है, लेकिन यदि GN शब्द के बीच में रहे तो G बराबर आधा गौ हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने लिख लिया होगा। फिर से एक बार रिपीट कर दूं कि यदि GN शब्द के शुरू में या शब्द के अंत में रहे तो G साइलेंट हो जाता है, लेकिन यदि बीच में रहे तो G बराबर आधा गौ होता है। जैसे यदि आपने ये नियम नहीं जाना होता और आपको GNASH एक शब्द है GNASH यह पढ़ने को कहा जाता तो आप इसको गैंस गणेश वगैरह पढ़ देते। चूंकि GN शब्द के शुरू में है G साइलेंट हो गया, अतः इसको हम नैस पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं? नैस। और नैस का मतलब होता है गुस्से से दांत पीसना, गुस्से से दांत पीसना। नैस का मतलब होता है गुस्से से दांत पीसना। अब देखिए GN जैसे शुरू में आया G साइलेंट हो गया। दूसरा वर्ड है GNAT, इसको गनेट नहीं पढ़ेंगे, इसको नाइट पढ़ेंगे। और इस नाइट का मतलब होता है मस्केटो यानी मच्छर। GN शुरू में था, G साइलेंट हो गया। GNOME, इसको गनोम नहीं पढ़ के नोम पढ़ेंगे। और कहानी किस्सा में जो बोना होता था, कहानी का बोना हुआ ये भुतहा बोना होता था कहानी किस्सों में, उसे नोम कहा जाता था। वैसे जनरल बोना को हम लोग ड्वार्फ बोलते हैं। कहानी किस्से के बोना को नोम बोलते हैं और जनरल बोने को हम लोग ड्वार्फ बोलते हैं। तो आपने यहां भी देखा कि GN शुरू में रहने के कारण G साइलेंट हो गया। बहुत सारा वर्ड है जो आप लोग प्रोजेक्ट में बनाएंगे कि GN शब्द के शुरू में रहेगा तो G साइलेंट हो जाएगा। अब मैं लास्ट में GN को रखकर दिखाता हूं आप लोगों ने कई बार देखा होगा SIGN, ये साइगन नहीं है, साइन है। ये साइगन नहीं, साइन है। क्यों साइन है? क्योंकि यहां GN लास्ट में आया है, इसलिए G साइलेंट हो गया है। और साइन का मतलब होता है हस्ताक्षर करना, ये वर्ब है। इसका मतलब होता है हस्ताक्षर करना, क्योंकि ये वर्ब है। उसी तरह से आप DESIGN, इसको डिजाइन पढ़ते हैं। और डिजाइन का अर्थ होता है ढांचा या खाका, ढांचा या खाका। यहां भी GN लास्ट में है, इसलिए ये G साइलेंट हो गया। तीसरे वर्ड के रूप में आप ले सकते हैं RESIGN, इसको हम लोग रिजाइगन नहीं पढ़ के रिजाइन पढ़ते हैं। रिजाइन भी वर्ब है, मतलब होता है त्याग पत्र देना। यहां भी देखिए GN लास्ट में आया, इसलिए G साइलेंट हो गया। मुझे लगता है आप लोगों ने आसानी से इसको समझ लिया होगा कि GN यदि शब्द के शुरू या शब्द के अंत में रहेंगे तो G साइलेंट हो जाएगा। अब आइए इसको बीच में रखकर देखते हैं। GN को बीच में रखकर देखते हैं, फिर देखते हैं कि क्या होता है। आप SIGNATURE, आपने ये वर्ड देखा होगा। इसका अर्थ होता है सिग्नेचर। अब देखिए GN यहां शब्द के बीच में है, इसलिए G बराबर आधा गौ हो गया। और ये नाउन है, इसका मतलब हस्ताक्षर होता है। साइन वर्ब है, सिग्नेचर नाउन है। दूसरा वर्ड देखिए आप DENATION, इसको हम लोग पढ़ते हैं डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन। और इसका मतलब होता है पद, यानी पोस्ट जो आप कहते हैं
उसको डेजिग्नेशन कहा जाता है। जैसे आपके पापा यदि नौकरी करते हैं तो आप बताते हैं कि मैं पापा इज ए सर्विस मैन, तो लोग आपसे पूछते हैं व्हाट्स इज डेजिग्नेशन, तो आप कहते हैं कि ही इज अ बैंक मैनेजर, ही इज अ टीचर। तो डेजिग्नेशन का मतलब पोस्ट होता है। उसी तरह से जो वर्ड है RESIGNATION, इसको बहुत लोग बोलते हुए सुने होंगे रिजनेशन। ये रिजनेशन नहीं है, ये रेजिग्नेशन है। यदि आप शुद्ध रूप से पढ़ना चाहें तो ये रेजिग्नेशन है, जिसका मतलब त्याग पत्र होता है। तो यदि कोई देता है तो रिजनेशन नहीं देता है, रेजिग्नेशन देता है। तो आपने ये देखा कि यदि GN शब्द के शुरू या अंत में रहे तो जी साइलेंट हो जाएगा, लेकिन यदि GN शब्द के बीच में आ जाए तो जी बराबर आधा गौ होता है। मुझे उम्मीद है कि जी को आप पूरे तरह से समझ लिए होंगे। मैं प्रोसीड करता हूं एच की तरफ। देखिए एच का एक ही साउंड होता है हो। एच को आप कहीं भी रखेंगे तो एच हिंदी का हो का साउंड देगा। जैसे HAND है, इसको आप पढ़ते हैं हैंड। हैंड नहीं पढ़ेंगे, हैंड। इसको क्या पढ़ेंगे आप? हैंड। अब एच साइलेंट होता है। मात्र 5 शब्द हैं मित्रों, आप इसको अच्छे तरह से देख लें कि मात्र 5 ऐसे शब्द हैं जहां एच साइलेंट हो जाता है। और इन शब्दों को गौर से देखना होगा, क्योंकि आपने इन शब्दों के उच्चारण में इतनी त्रुटियां की है जो अंग्रेजी के ऊपर। देखिए कैसे हुआ है। पहला वर्ड है एच, ये साइलेंट एटीट्यूड ऑफ एच है। साइलेंट एटीट्यूड ऑफ एच, यानी एच कहां साइलेंट हो जाएगा, तो देख लीजिए। पहला वर्ड है HOUR, HOUR, इसका उच्चारण होता है आव। आव का मतलब घंटा होता है। 60 मिनट की जो यूनिट होती है उसको हम लोग अंग्रेजी में आवर पढ़ते हैं। लेकिन आज तक आपने OUR को क्या पढ़ा था? OUR को आप लोगों ने, बहुत सारे हमारे मित्रों ने आवर ही पढ़ा है। दिस इज आवर हाउस, दिस इज आवर स्कूल, दिस इज आवर कोचिंग, दिस इज आवर फलना। अब ऐसा नहीं करेंगे। यदि आप कह देते हैं कि दिस इज आवर हाउस, तो यह हो जाएगा यह घंटा घर है। ठीक है, मैं कोशिश करता हूं, मैं बोलता इसीलिए हूं कि लिखावट आप लोगों के ब्रेन में हो जाए। तो यदि आपने कह दिया कि दिस इज आवर हाउस, अर्थ हो जाएगा यह घंटा घर है, क्योंकि OUR का उच्चारण या तो आ होता है, सिर्फ आ, दिस इज आ हाउस, दिस इज आ हाउस, या नहीं तो अबव होता है, दिस इज अ हाउस। आप या तो दिस इज आ हाउस कर सकते हैं या दिस इज अवर हाउस कर सकते हैं, लेकिन दिस इज आवर हाउस कदापि नहीं कर सकते हैं। यदि आपने ऐसा कहा तो अर्थ हमारा घर के जगह घंटा घर हो जाएगा। आ या अवर का अर्थ होता है हमारा। तो आपने देखा एक शब्द जहां एच साइलेंट था। अब नेक्स्ट शब्द कोशिश करता हूं कि मैं बड़ा लिख पाऊं ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं हो, इसीलिए मैं प्रत्येक वर्ड को विद स्पेलिंग बोलता हूं कि आप लोगों को कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़े। दूसरा वर्ड है HONEST, इसका उच्चारण होता है ऑनेस्ट और अर्थ होता है ईमानदार। यहां भी आप देखेंगे कि एस का अपना कोई साउंड नहीं है। और तीसरा टिपिकल वर्ड वो है HONOUR, ये ब्रिटिश इंग्लिश है। HONOUR ब्रिटिश इंग्लिश में लिखा जाता है। यदि आप अमेरिकन इंग्लिश में आ जाएं तो HONOR लिखा जाता है। दोनों सही है। यदि आपने कभी ऐसी दिक्कत महसूस की होगी कि HONOUR सही है या HONOR सही है, तो मैं बता दूं कि ये ब्रिटिश इंग्लिश है और ये अमेरिकन इंग्लिश है, दोनों सही है।
अब गौर करिए कि इसका उच्चारण आप लोगों ने आज तक क्या किया है। यदि आप किसी को कहना चाहते हैं कि मैं आपकी इज्जत करता हूं और आपने कह दिया आई ऑनर यू, अर्थ क्या हो जाएगा सो देखिए। इस शब्द का उच्चारण होता है आन। आना मतलब सम्मान करना। गौर करिए, ऑनर नहीं होता ये है आनर। आप आजकल लिसनिंग डिक्शनरी है उपलब्ध, नेट पर है, आप उसको ऑफलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस शब्द का उच्चारण सुनिए, अन, उच्चारण होता है अन। यदि आप कहना चाहते हैं कि मैं आपकी इज्जत करता हूं तो आप कहेंगे आई ऑनर यू, क्योंकि OWNER का उच्चारण होता है ओनर, और ओनर का मतलब होता है मालिक। अब यदि आपने कह दिया कि आई ऑनर यू, तो आप खुद महसूस कीजिए कि अर्थ का कितना भारी अनर्थ हो जाएगा। इसीलिए सम्मान के लिए आनर और मालिक होने के लिए ओनर। जैसे ही इज द ओनर ऑफ द हाउस, ओनर मतलब मालिक, एंड आई ऑनर यू मतलब मैं आपका सम्मान करता हूं। तो 3 वर्ड आपने देखा, 2 और बचे हुए हैं जहां एक्स का कोई साउंड नहीं होता है। बस एक्स तक आज प्रोनाउंसिएशन में रहेगा, उसके बाद मैं आप लोगों को त्वरित गति से अंग्रेजी बोलना सिखाऊंगा और आप महसूस करेंगे कि विद इन अ वीक you'll start speaking English very fluently with having a lot of words, a very huge vocabulary, बिना मेहनत का। नो रटना है, नो याद करना है, नो ट्रांसलेशन बनानी है। अंग्रेजी को अंग्रेजी में ही बोलना सिखाऊंगा, बस 2 वर्ड के बाद। चौथा वर्ड है HEIR, जिसको हम लोग ए पढ़ते हैं। ए मतलब होता है उत्तराधिकारी पुरुष। उत्तराधिकारी यदि कोई पुरुष होता है अपने माँ बाप का, तो उसको अंग्रेजी में एय कहा जाता है। एय, HEIR का उच्चारण एय होता है। एय मतलब उत्तराधिकारी या वारिस होता है। और 5वां और अंतिम वर्ड है HEIRESS, इसका उच्चारण होता है एइस। और एइस भी उत्तराधिकारी ही होता है, लेकिन यह स्त्रीलिंग में होता है। मान लीजिए यदि किसी माँ बाप को बेटा ना हो तो उनकी बेटी ही उसकी उत्तराधिकारी होंगी, और ऐसे में उसको एइस कहा जाता है। आप पहले सुने भी होंगे एयर अपारेंट, जो राजकुमार होता था उसको एयर अपारेंट कहा जाता था, और राजकुमारियों को एइस कहा जाता था। तो आप लोगों ने आज F, G और H को समझा। प्रोनाउंसिएशन को यही विराम दूंगा। अब कन्वर्सेशन, कंस्ट्रक्शन, और आप पाएंगे कि कितने आसानी से आप अंग्रेजी बोलने लगे हैं बिना ट्रांसलेशन बनाए। मित्रों, सबसे बड़ा तकलीफ दे स्थिति बिहार या हिंदी स्पोकन स्टेट्स के लिए ये रहा है कि यहाँ लोग अंग्रेजी सिखाने वाले दिग्भ्रमित करके ट्रांसलेशन मेथड से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका जो ब्रेन है वो 33 ट्रिलियन गीगाबाइट क्षमता के साथ महान ब्रेन लेकर के आप आए हैं। थोड़ा इस पर चर्चा कर लूँ, फिर मैं आप लोगों को अंग्रेजी बोलना सिखाऊंगा। आप में से जो भी आज उत्सुकता से स्पोकन इंग्लिश के क्लास में बैठ करके सीख रहे हैं और जिन्हें ये लगता है कि उनको अंग्रेजी नहीं आती है, वो गलत है। जितनी अंग्रेजी मुझे आती है, जितनी अंग्रेजी शेक्सपियर जी को आती थी, जितनी अंग्रेजी मिल्टन जी को आती थी, उतनी ही आपको भी आती है। लेकिन आप कहेंगे यदि ऐसी बात है तो मैं अंग्रेजी लिख नहीं पाता हूँ, बोल नहीं पाता हूँ, समझ नहीं पाता हूँ, क्यों? तो आज जान लीजिए इस चीज को। ये जो आपका ब्रेन है, मनुष्य के मस्तिष्क का जो ये चिप है, इसको हम लोग हार्ड डिस्क कह लें, इसकी क्षमता है 33 ट्रिलियन जीबी। 33 ट्रिलियन जीबी क्षमता वाला ब्रेन लेकर के एक मनुष्य दुनिया में आते हैं।
कबीर ने इसी पर एक कविता लिखी थी, बड़ा ही रोचक कविता था। दीन गवायो खाए के, रात गवायो सोए, हीरा जन्म अमोल था, कोड़ी बदबजोए। उन्होंने एक व्यक्ति के जीवन को हीरा जैसा नहीं कहा था, उन्होंने तमाम लोगों के जीवन को हीरा जैसा कहा था, क्योंकि कबीर बहुत बड़े फिलोसोफर थे। वे जानते थे कि जब मनुष्य रूप में कोई पैदा होता है, उसकी मस्तिष्क की क्षमता अबाध होती है। दुनिया में आज तक जितनी भी घटनाएं घटी हैं, दुनिया में आगे जितनी भी घटनाएं घटेंगी, ये सारी चीज आपके मस्तिष्क में फीड है। तब आपका सवाल उठेगा कि सर, यदि सबका दिमाग एक जैसा है तो कोई कलेक्टर बन जाता है, कोई प्यून क्यों बन जाता है? कोई क्लास में टॉप करता है, कोई फेल क्यों कर जाता है? तो आज इस चीज को समझने की जरूरत है। मनुष्य का यह ब्रेन दो भागों में बटा हुआ है। एक भाग को हम लोग कहते हैं, ये 95% भाग में जो क्षेत्र में जो है वो है सब कॉन्शियस ब्रेन, SCB। 95% भाग में है सब कॉन्शियस ब्रेन, SCB। और मात्र 5% भाग में है कॉन्शियस ब्रेन, जिसको हम लोग CB कहते हैं। 95% भाग सब कॉन्शियस रीजन का है और मात्र 5% भाग कॉन्शियस ब्रेन का है। और जो कुछ भी इस 5% में आया है, आपको लगता है कि मैं इतना ही जानता हूं। जो कुछ भी आपका इस 95% में है, वो आपको लगता है मेरी प्रॉपर्टी है ही नहीं। अब आप समझिए कि एक अंग्रेज के यहां पैदा होने वाला बच्चा अंग्रेजी बोलते हुए पैदा होता है। हमारे घर में जो बच्चे आते हैं, पैदा होते हैं, उसे हम लोग हिंदी बोलना नहीं सिखाते, वो अपने आप सीख जाता है। कारण कि ये 5% जो है, ये 5 कारणों पर एक्टिवेट होता है। पहला कारण है कि आपको जन्म देने वाले माता पिता कौन हैं। दूसरा कारण है कि जिस जगह आपका जन्म हुआ वहां की आबो हवा कैसी है। तीसरा कारण है कि आपका प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा किस परिवेश में हुआ है। चौथा कारण है कि आपका उच्चतर शिक्षा दीक्षा किस परिवेश में हुआ। और पांचवा और अंतिम कारण है कि आप अभी किस परिवेश में रह रहे हैं। इन 5 परिवेश के आधार पर यह 5% डेवलप हो जाता है। आपका अंग्रेजी यहां पढ़ा हुआ, फ्रेंच, ग्रीक, हिब्रू, लैटिन, पर्शियन, सब कुछ यहां पढ़ा हुआ, कंप्यूटर, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरीशिप, सब कुछ यहां पढ़ा हुआ है आपका, लेकिन आपको उसकी जरूरत नहीं हुई। इसीलिए सब कॉन्शियस ब्रेन से बात कॉन्शियस ब्रेन में नहीं आ सकी है। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए आप पूर्णिया में रह रहे हैं, आपका घर सुदूर गांव में है। हर 5 तारीख को आपके पिताजी 5,000 रुपये भेजते हैं आपका मेंटेनेंस के लिए। इस महीने भी भेज दिया आपको। 6 तारीख को आपके किसी मित्र को जरूरत पड़ी, आपने सारा का सारा पैसा उस मित्र को दे दिया। अब 7 तारीख को आपको पैसे की जरूरत है, क्या आपके पापा भेजेंगे? जब तक आप उनको फोन से, लेटर से, टेलीग्राम से जब तक सूचित नहीं करेंगे कि पापा मुझे पैसे की जरूरत है, तब तक आपके पापा पैसा नहीं भेजेंगे। ये सच है या नहीं? ठीक उसी तरह से इस 5% में प्रकृति ने आपको वो सब कुछ दे दिया है जिसकी आपको अभी तक जरूरत थी। अब आपको अंग्रेजी सीखना है। आपने सोचा कि मुझे अंग्रेजी सीखनी है, तुरंत मैसेज ट्रांसमिट हो गया, यहाँ अंग्रेजी सीखनी है, और यहाँ से अंग्रेजी का पोटेंशियल यहाँ आ गया और आप अंग्रेजी सीख जाएंगे। आज जो मैं कल और आज जो मैंने आपको बताया, अब आप कभी भी थंब नहीं पढ़ेंगे, इसको थंब पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपके सब कॉन्शियस ब्रेन से उसे कॉन्शियस ब्रेन में ला दिया है। आपका ये चीज पहले से सबकॉन्शियस में फीड था। मेरा योगदान बस इतना है कि मैंने सबकॉन्शियस से निकाल कर उसको कॉन्शियस में रख दिया है। अंग्रेजी में एक कहावत है मित्रों, यू कैन इफ यू थिंक यू कैन। आप कर सकते हो यदि आप सोच लो कि आप कर सकते हो। इसका मतलब क्या है? जैसे ही आप सोचेंगे कि मुझे ये अचीव करना है, वह तुरंत कॉन्शियस ब्रेन मैसेज ट्रांसमिट करेगा सबकॉन्शियस को, और सबकॉन्शियस पोटेंशियल ट्रांसमिट कर देगा कॉन्शियस में, और आप कर लेंगे। इसीलिए
अपने गांव देहात में कहावत है, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। तो आज आप ये ठान लीजिए कि आपके सबकॉन्शियस रीजन में जो अंग्रेजी पड़ी हुई है उसको पुल करके मैं कॉन्शियस में लाऊंगा और आप अंग्रेजी में बात करते हुए पाए जाएंगे, वो भी कल से। आज आपने करना क्या है, बस मेरे लिए अपने अंग्रेजी जानने की इच्छा के लिए आपने मेहनत करनी है 2 घंटे की। न ट्रांसलेशन बनाना है, न रटना है, न याद करना है। एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं इससे पहले कि मैं स्पोकन का क्लास शुरू करूं, एक और गंभीर चीज मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं। अमूमन लोग कहते हैं कि बातचीत करने के लिए वोकैबुलरी की जरूरत होती है, मैं मानता हूं, लेकिन एक बात आपको मानना होगा कि मनुष्य का जो ये ब्रेन है 33 ट्रिलियन जीबी वाला, ये कोई कचरे का डब्बा नहीं जहां आप ठूसेंगे। इसको आप ऐसे समझिए, आप प्रतिदिन शहर में घूमते हैं, कहीं जाते हैं, लोग आपके बारे में टिप्पणियां करते हैं, आपके ऊपर व्यंग करते हैं, ताना मारते हैं, आपको कोई फर्क पड़ता है? शायद नहीं पड़ता होगा। लेकिन वही व्यंग, वही टिप्पणी, वही ताने मारने की बात यदि आपके पिताजी कर दे, आपका भाई कर दे, आपका दोस्त कर दे जिसे आप बहुत प्यार करते हों और वो आपके साथ धोखा दे दे, आप टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप अपनों की बात को जरूरी समझते हैं। आपका दिमाग जिन चीजों को जरूरी समझता है उसे स्टोर कर लेता है, जिसे जरूरी नहीं समझता है उसे थ्रो आउट कर देता है, फेंक देता है। यदि आपको किसी शिक्षक ने यह कहा हो कि 100 वर्ड आप डेली पढ़ोगे तो आप अंग्रेजी के प्रकांड हो जाओगे, तो मैं कहता हूं कि आप एक बार कोशिश करके देख लीजिए। आपका ब्रेन कोई कचरे का डब्बा नहीं जो आप ठूंसते जाएंगे और ब्रेन उसको रखेगा, बिल्कुल नहीं रखेगा। रात भर आप रट जाइए 10 वर्ड, मार्वेलस, मार्वेलस शानदार, मार्वेलस, मार्वेलस शानदार, मार्वेलस, मार्वेलस शानदार, भोरे तक में आप भूल जाएंगे। कारण कि आपके ब्रेन को जरूरत थी नहीं और आप ठूंस रहे थे उसमें। यदि आप शब्दों को वास्तविक रूप से याद रखना चाहते हैं, अपने अंतिम समय तक उसको नहीं भूलना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके दिमाग को उन शब्दों की जरूरत होनी चाहिए। जब तक आपके दिमाग को शब्दों की जरूरत नहीं होगी, आप अपने दिमाग में कोई भी शब्द फीड कर लें, वह स्टोर नहीं हो सकता है। तो आइए अब स्पोकन का क्लास शुरू करते हैं। मित्रों, बातचीत करने के लिए कम से कम 2 आदमी की जरूरत होती है। हम अकेले कोई बात नहीं कर सकते हैं। हाँ, ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करेंगे। हमारे चंदन बाबू का कहना है कि मैं आप लोगों से अपील करूं कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी घर बैठे अंग्रेजी सीखने का अवसर मिले और मेरी यह जो मुहिम है इसको कामयाबी मिल सके। क्योंकि मेरा एक ही सोच है कि अंग्रेजी आज एक मजबूरी बन चुकी है, अंग्रेजी आज एक जरूरत बन चुकी है और अंग्रेजी नहीं जानने के कारण आप, हमारे अन्य मित्र घुटन महसूस करते हैं। और इसलिए मैंने फेसबुक लाइव का सहारा लिया, क्योंकि आपकी पहचान भी उजागर नहीं होगी और आप घर बैठे अंग्रेजी सीख लेंगे। तो चंदन जी का यह आग्रह पूरा कीजिए और ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर कीजिए ताकि अन्य लोग भी घर बैठे अंग्रेजी सीख सकें। तो मैं कह रहा था, बातचीत करने के लिए कम से कम 2 व्यक्ति की जरूरत होती है। हम सभी जानते हैं अंग्रेजी में बोलना को स्पीक कहते हैं, तो बोलने वाले को स्पीकर कहेंगे। तो आइए अब अंग्रेजी बोलना सीखते हैं, वो भी एकदम कड़क अंदाज में, भिगोया धोया और हो गया। देखिए कैसे, जैसे आप किसी से पहली बार मिलते हैं। मैं पहले बता रहा था कि बोलने के लिए, बातचीत करने के लिए 2 आदमी की जरूरत होगी। स्पीकर 1 मतलब S1, स्पीकर 2 मतलब S2। पहला बोलने वाला, दूसरा बोलने वाला। आप किसी से मिलते हैं तो क्या कहते हैं? हेलो, हाउ आर यू, यही पहला सवाल होता है।
तो मैं इसको लिख के बता रहा हूं। आपने कहा हेलो हाउ आर यू। शायद आप लोग बोर्ड पर देख रहे होंगे कि मैंने S1 में लिखा है हेलो हाउ आर यू। हिंदी में मतलब हुआ कहिए कैसे हैं आप। यदि आपसे यह सवाल कोई करता है तो आप बेझिझक कहते हैं आई एम फाइन। अब चूंकि उसने आपसे पूछा है इसलिए आप कहेंगे थैंक्स। और चूंकि लगे हाथ आप भी, ये तो हम लोगों की संस्कार है कि यदि हमसे कोई पूछता है हालचाल तो हम भी उसका पूछते हैं, तो आप कहेंगे एंड यू। अब यहां एक चीज और गौर करने वाली बात है कि ए एंड डी को आज तक आप लोग क्या पढ़ते थे, ए एंड डी को, इसको एन पढ़ेंगे, ए एंड डी को एन पढ़ेंगे। और यदि आपने एंड पढ़ दिया तो ई एन डी को एंड पढ़ा जाता है। इसका मतलब समाप्त होना होता है, और की जगह अर्थ हो जाएगा समाप्त होना। फिर से ध्यान दीजिए, ए एन डी को एन पढ़ा जाता है और ई एन डी को एंड पढ़ा जाता है। इसीलिए इसका उच्चारण होगा आई एम फाइन थैंक्स एंड यू। अब जब आप कह रहे हैं कि मैं ठीक हूं तो सामने वाला ये थोड़े कहेगा कि मैं खराब हूं, तो वो भी S1 फिर रिपीट करेगा कि आई एम आल्सो क्वाइट वेल। अब चूंकि आपने उससे पूछा तो वो भी आपको थैंक्स करेगा, तो उसने जवाब दिया आई एम आल्सो क्वाइट वेल थैंक्स। अब चूंकि उसने आपको थैंक्स कर दिया है, आप तो ऐसे चुपचाप निकल नहीं सकते, तो आप रिपीट क्या करेंगे, चाहे आपको बुरा ही लगा हो उनसे मिलकर, लेकिन संस्कार बस हम लोग क्या कहते हैं, इट्स वेरी नाइस टू मीट यू। अब मान लीजिए यहां मिले हैं तो हियर कहेंगे और दोबारा मिले हैं तो अगेन कहेंगे। तो आपने कहा इट्स वेरी नाइस टू मीट यू हियर अगेन, बात खत्म हो गई। शुरुआत हुई हेलो हाउ आर यू, सामने वाले ने जवाब दिया आई एम फाइन थैंक्स एंड यू। आपने कहा आल्सो क्वाइट वेल थैंक्स। फिर उसने कहा इट्स वेरी नाइस टू मीट यू हियर अगेन। इसको एक फॉर्मेट मान लीजिए आप। पहला सेंटेंस का मीनिंग हिंदी में आपने समझ लिया, कहिए कैसे हैं आप। दूसरा का मतलब है मैं तो ठीक हूं धन्यवाद, आप कैसे हैं। तीसरा का मैं भी पूरी तरह ठीक ठाक हूं धन्यवाद। और चौथे का आपसे दोबारा यहां मिलकर बहुत अच्छा लगा। अब मैं इसका ऑपरेशन करूंगा और इस ऑपरेशन को आप लोगों को समझना है। ये 3 सेंटेंसेस को आप भूल जाइए, ऊपर के 3 सेंटेंसेस को आप भूल जाइए, बस चौथा सेंटेंस का ऑपरेशन होगा। अब यहां पर नाइस, मीट, यू, हियर और अगेन 5 वर्ड्स हैं। फिर से देखिए, कॉपी पर आप लिखिए इट्स वेरी नाइस टू मीट यू हियर अगेन। 5 वर्ड है, नाइस, मीट, हियर, नाइस, मीट, यू, हियर और अगेन। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को इन 5 वर्ड का मतलब आता है। नाइस मतलब अच्छा होता है, मीट मतलब मिलना होता है, यू मतलब तुम या आप होता है, हियर मतलब यहाँ, अगेन मतलब दोबारा होता है। तो अब इसको मैं नंबर 1 दे रहा हूं, नाइस को नंबर 1 दे रहा हूं, मीट को नंबर 2 दे रहा हूं, यू को नंबर 3 दे रहा हूं, हियर को 4 दे रहा हूं और अगेन को 5 दे रहा हूं। आप देखेंगे कि मैंने नाइस को नंबर 1 कर दिया, मीट को 2 किया, यू को 3 किया, हियर को 4 किया और अगेन को 5 किया। बचपन में आप लोगों ने सब्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा, एक को उठा के दूसरा को रख देने वाली प्रक्रिया। यहां भी कुछ वैसा ही करना है। अब आपको करना क्या है, आपको बस इतना करना है, एक अबोध शिशु के रूप में आप कॉपी कलम पकड़ेंगे और एक नंबर में नाइस के बदले मैंने मार्वेलस रख दिया है, मार्वेलस रख दिया। आपको करना क्या है कि नाइस को सब्स्टिट्यूट करके मार्वेलस लगा करके यहां से यहां तक लिखना है। तो अब नया सेंटेंस बनेगा इट्स वेरी मार्वेलस टू मीट यू हियर अगेन। जैसे ही ये सेंटेंस आप कागज पे लिखेंगे कॉपी पे, आपका दिमाग कुलबुलाने लगेगा मार्वेलस का मतलब क्या होता है। तब आपको मतलब सप्लाई करना है।
पहले एक सेंटेंस हो गया, दूसरा वर्ड है एक्साइटिंग, इट्स वेरी एक्साइटिंग टू मीट यू हियर अगेन। तीसरा वर्ड है थ्रिलिंग, इट्स वेरी थ्रिलिंग टू मीट यू हियर अगेन। इस तरह से मान लीजिए मैंने यहां 25 वर्ड रख दिए नाइस को सब्स्टिट्यूट करने के लिए। अभी मैं पैकेज दूंगा कमेंट बॉक्स में, आप लोग देख लेंगे उसको। तो नाइस को सब्स्टिट्यूट करने के लिए मैंने यहां 25 वर्ड रख दिए एक नंबर में। आपने करना क्या है, नाइस को सब्स्टिट्यूट करके सिर्फ अपने कॉपी पर उसे लिख देना है। अब नाइस को छोड़ दीजिए। अब नंबर 2 में मीट है। नंबर 2 में मैंने रख दिया पहला वर्ड टॉक टू। अब नया सेंटेंस क्या बनेगा, इट्स वेरी नाइस टू टॉक टू यू हियर अगेन। नाइस को रहने दीजिए नाइस के जगह पर, मीट के जगह टॉक टू कर दीजिए। नया सेंटेंस बन जाएगा इट्स वेरी नाइस टू टॉक टू यू हियर अगेन। अर्थ बदल गया कि आपसे बातचीत करके अच्छा लगा। टॉक टू के बाद टेक कॉफी विद, आपने दूसरा वर्ड रख दिया टेक कॉफी विद। अब नया सेंटेंस बनेगा इट्स वेरी नाइस टू टेक कॉफी विद यू हियर अगेन। अब आप गौर करेंगे कि यदि आप इस पैकेज को बना लेते हैं एक बार, आपको सबसे जटिल जो प्रीपोजिशन वाली चैप्टर है उसे रटना याद करना बिल्कुल नहीं पड़ेगा। प्रीपोजिशन के साथ आपका सेंटेंस निकलेगा। उसी तरह से हैव डिस्कस विद यू या डिस्कोर्स भी कर सकते हैं। इस तरह से मान लीजिए यहां भी 25 वर्ड है। अब टोटल सेंटेंस कितना हुआ, आप कहेंगे 50, नहीं। अब यदि टोटल सेंटेंस आप देखेंगे यह 625 हो गया, क्योंकि 25 तो आपने ही बना लिया था। फिर नाइस को लेकर के आप बनाया तो 25 हुआ, मार्वलस को लेकर बनाएंगे तो फिर 25 होगा, एक्साइटिंग को लेकर बनाएंगे तो फिर 25 होगा, थ्रिलिंग को लेकर बनाएंगे तो फिर 25 होगा। नहीं, ये 25 इंटू 25 यही हो गया, उतना नहीं बनाना है। आइए तीसरे नंबर पर, इस बार यू को अंडरलाइन करके हम लोग योर पापा कर देते हैं। 3 में पहला वर्ड हम योर पापा रख देते हैं। तो पहला सेंटेंस क्या बनेगा, इट्स वेरी नाइस टू मीट यू पापा हियर अगेन। यहां मॉम कर दें, इट्स वेरी नाइस टू मीट यू मॉम हियर अगेन। सिस्टर कर दें, इट्स वेरी नाइस टू मीट यू सिस हियर अगेन। ब्रो कर दें, इट्स वेरी नाइस टू मीट यू ब्रो हियर अगेन। अंकल आंटी जिसको भी रखना है यहां डाल दीजिए आप। मान लीजिए 25 है। अब आपका सेंटेंस क्या हो गया, 25 गुना 25 गुना 25। उतना नहीं बनाना है। अब नंबर 4 पे आ जाइए आप। हियर के जगह आप बार बार हियर क्यों बोलेंगे। यदि आप किसी से मार्केट में मिले हैं तो आप कहेंगे इन द मार्केट। अब नया सेंटेंस बन जाएगा आपका इट्स नाइस टू मीट यू हियर इन द मार्केट। यदि आप नया सेंटेंस बनाते हैं तो हियर को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और सेंटेंस क्या होगा, इट्स वेरी नाइस टू मीट यू इन द मार्केट अगेन। यदि कोचिंग में मिले हैं इन द कोचिंग, यदि लाइब्रेरी में मिले हैं तो इन द लाइब्रेरी, यदि रोड पर मिले हैं तो ऑन द रोड, यदि रेलवे स्टेशन पर मिले हैं तो ऑन द रेलवे स्टेशन, यदि रास्ते में मिले हैं तो ऑन द वे, यदि चाय के दुकान में मिले हैं तो एट द बुक स्टॉल, एट द टी स्टॉल, यदि किताब के दुकान में मिले हैं तो एट द बुक स्टॉल। अब आप गौर करेंगे कि प्रीपोजिशन यहां भी लगा हुआ ही आ रहा है, आपको लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अब नंबर 5 में आ जाते हैं। 5 में हम लोग अगेन लिखे थे, बार बार अगेन कहने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए किसी से आप 4 साल के बाद मिले हैं, आप क्या कहेंगे, आफ्टर 4 years। 2 महीने के बाद मिले हैं तो आफ्टर 2 months। आधा घंटा के बाद मिले हैं तो आफ्टर हाफ एन आवर। अब नया सेंटेंस क्या बनेगा, इट्स वेरी नाइस टू मीट यू हियर आफ्टर 2 years। यदि मार्केट में आप किसी से मिलते हैं, 5 महीने के बाद आपकी मुलाकात होती है तो आपके मुंह से अचानक से निकलेगा इट्स वेरी नाइस टू मीट यू इन द मार्केट आफ्टर 5 months। अपने आप निकलेगा, आपको सोचने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। लेकिन इसके लिए आपको प्रोजेक्ट बनाना होगा। यदि आप जितने मैंने सेंटेंस अभी बताया है, अभी मैं पैकेज आप लोगों को कमेंट बॉक्स में दूंगा, यदि आप उसको बाकायदा बनाएंगे तो 90 बन सकता है। आपने उतना नहीं बनाना है।
आपको मात्र 500 सेंटेंस अपने कॉपी पर लिखना है 2-3 घंटे में। यदि आप ऐसा करने में सक्षम होते हैं तो आज का जो ये पैकेज है आपको कम से कम 10,000 सेंटेंसेज आपके ब्रेन में फीड कर देगा। 10,000 सेंटेंसेज आप सीख जाएंगे। आप इस पैकेज को आज पूरा करें तो कल नेक्स्ट हम लोग फिर दूसरे पैकेज पर डिस्कस करेंगे और इसको उसके साथ एसिमिलेट करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों को आज कम से कम 500 सेंटेंस इस पैटर्न पर बनाना होगा और इसके लिए मैं कमेंट बॉक्स में अभी के अभी पैकेज आप लोगों को दे रहा हूं, आप लोग उसे देख लेंगे। जैसा कि मैंने वादा किया था कि प्रत्येक दिन के सवालों का जवाब मैं क्लास शुरू होने से पहले दे दूंगा, तो कल के कमेंट बॉक्स में आप लोग भी चेक कर सकते हैं कोई ऐसा सवाल नहीं आया जिसका आज जवाब देना था। इसलिए आप लोग सवाल भी यदि हों तो आप सवाल बना के रखें और कमेंट बॉक्स में डाल दें ताकि क्लास शुरू होने से पहले मैं उन सवालों को सम्यक रूप से सॉल्व कर दूं, उसके बाद क्लास को आगे बढ़ाऊंगा। मुझे पूरा भरोसा है कि आज की क्लास को भी आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और पैकेज जो मैं अभी आप लोगों को दूंगा उसका आप लोग भरपूर मनोरंजन करते हुए उपयोग करेंगे और 500 सेंटेंस बनाकर अंग्रेजी सीखने के प्रयास की तरफ एक मजबूत कदम बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।